ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बंगाल में ईडी रेड पर कोलकाता से दिल्ली तक सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। ममता कह रही हैं कि 2026 की लड़ाई बीजेपी जीतने वाली नहीं है। क्या ईडी की ये रेड चुनावी है? इसका विश्लेषण हम करेंगे। मेरठ में दलित महिला का मर्डर और बेटी का अपहरण। कानपुर में पुलिस वाले पर रेप का आरोप। योगी की खाकी पर जंगल राज का टैग लगाने वाली ये दोनों खबर भी आपके सामने होगी। दिल्ली विधानसभा के शीत सत्र में हंगामा ही हंगामा हो रहा है। एक वीडियो को लेकर कैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट खलीफा का खेल खत्म। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात बंगाल में ईडी की रेड पर दिल्ली तक छिड़े सियासी संग्राम की। खबर की शुरुआत 8 बजे के 8 बड़े अपडेट्स के साथ करते हैं। ईडी रेड के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में विरोध मार्च निकाला। ईडी और टीएमसी की अर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई से पहले ही कोर्ट में हंगामा हुआ। हंगामे के बाद जज कोर्टरूम छोड़कर निकल गए। सुनवाई 14 जनवरी तक टल गई है। इससे पहले ईडी ने हाईकोर्ट से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। ईडी सोर्सेस के मुताबिक छापेमारी के दौरान डीजीपी ने ईडी अधिकारियों को धमकाया, केस दर्ज कर गिरफ्तार करने की धमकी दी। टीएमसी के 8 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। कोलकाता में बीजेपी नेताओं के डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात की। गृह मंत्रालय ने ईडी अधिकारियों से गुरुवार को हुई घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। इसके अलावा कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी की शिकायत और पुलिस की तरफ से खुद संज्ञान लेते हुए ईडी और सीआरपीएफ अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो अप्रैल मई महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल से दिल्ली तक सियासी गलियारों का तापमान ईडी के छापों के बाद से गर्म है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच खबर के चुनावी एंगल पर फोकस करना जरूरी है, वो भी कुछ सवालों के साथ। सवाल ये कि बंगाल में चुनाव से 3-4 महीने पहले ही ईडी एक्टिव क्यों हुई है? क्या ईडी जैसी जांच एजेंसियों के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है? क्या चुनाव से पहले टीएमसी की पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक पर छापेमारी के जरिए ममता बनर्जी को कमजोर करने की कोशिश है? क्या बंगाल में ईडी की छापेमारी चुनावी बाजी को बदल सकती है? अपने विश्लेषण में इन सारे सवालों का तथ्यों के साथ जवाब आपको देंगे। पहले आपको आज बंगाल से दिल्ली तक सड़क पर छिड़े सियासी संग्राम की वीडियो रिपोर्ट दिखाते हैं। कोलकाता में गुरुवार को हुई ईडी रेड के बाद शुक्रवार को बंगाल से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर सियासी उबाल दिखा। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ पैदल मार्च निकाला। मार्च में बड़ी संख्या में टीएमसी नेता और समर्थक शामिल हुए। मार्च का मकसद चुनाव से पहले राज्य में हुई ईडी रेड का विरोध करना था। इससे पहले शुक्रवार सुबह दिल्ली में भी कोलकाता की रेड पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। टीएमसी के 8 सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो सांसदों और पुलिसकर्मियों के बीच खींचातानी हुई। बाद में पुलिस ने टीएमसी सांसदों को हिरासत में लिया और कुछ घंटे बाद छोड़ दिया। दिल्ली के प्रदर्शन में महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन और शताब्दी रॉय जैसे टीएमसी के बड़े चेहरे शामिल हुए। अमित शाह को बुलाओ यहाँ ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? वोट चोरी कर रहे हैं अमित शाह। इधर कोयला घोटाले में ईडी रेड के बाद अलग अलग पक्ष सामने आ रहा है। टीएमसी कह रही है कि ईडी के जरिए बीजेपी बंगाल जीतने की कोशिश कर रही है। बीजेपी कह रही है कि घोटालों की जांच से ममता को परेशानी क्या है। ईडी का तर्क है कि ये जांच किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। टीएमसी का आरोप है कि गृह मंत्री के इशारे पर पार्टी की रणनीति चोरी करने की साजिश हो रही है। बीजेपी पलटवार कर रही है कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचार को छिपा रही है, तो ईडी का कहना है कि अवैध कोयला तस्करी में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो रही है। क्या ईडी केवल
विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती। ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वह वहां आकर ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध जीत सके। जीतने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। और जिस प्रकार का रेड हुआ, ये चोर लोग ही इस तरीके से करते हैं। ममता जी, आपको घबराहट क्यों है? आपको इतनी घबराहट हो गई? वो तो कंसल्टेंसी फर्म कई का काम करती है। लेकिन अगर घोटालों की जांच हो रही है, कोल स्कैम की जांच हो रही है, तो आपको इतनी परेशानी क्यों है? यह हमें बात समझ में नहीं आती। ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। गुरुवार की रेड के बाद ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ नए आरोप लगाए हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक रेड के दौरान सीएम ने आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन का फोन अपने हाथ में ले लिया और उसे अपने पास रख लिया। डीजीपी ने ईडी के 3 अधिकारियों से कहा कि पंचनामा में कुछ भी रिकॉर्ड न करें, ये दिखाएं कि कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं किया तो वो ईडी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेंगे। ईडी अधिकारियों को धमकाकर रिपोर्ट पे असली बात लिखने से रोका गया। ईडी सूत्रों का ये भी दावा है कि डीजीपी ने ईडी अधिकारियों को कहा कि अब हम एफआईआर करेंगे और आप लोगों को गिरफ्तार करेंगे। ईडी रेड की लड़ाई ममता बनर्जी वर्सेस केंद्र हो गई है। ममता बनर्जी लगातार अमित शाह को टारगेट कर रही है। যারা তৃণমূলকে অনেক বাজে বাজে কথা বলেন এবং অনেক অসার কথাবার্তা বলেন, অনেক কুৎসা রটনা করেন, অপপ্রচার করেন, চক্রান্ত করেন, তারা জানেন না তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা এক একটা দলের এমন সম্পদ, যদি বলা হয় যাও ফাঁসির কণ্ঠে গলা দাও, সঙ্গে সঙ্গে একবার জিজ্ঞেস করবে না। फिलहाल बंगाल के सियासी संग्राम के बीच चुनावी वक्त में ईडी रेड का पैटर्न देखने की सख्त जरूरत है। अब कोयला घोटाले में ईडी रेड के बाद बंगाल के चुनावी पिच पर क्या असर देखने को मिल सकता है, उसका विश्लेषण आपके लिए करते हैं। तो हो यह सकता है कि रेड के बहाने सीएम ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेल सकती हैं, बीजेपी के खिलाफ एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुद्दा बना सकती है। ममता बनर्जी ईडी के एक्शन को बंगाली अस्मिता से जोड़कर जनता की सहानुभूति ले सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी ममता सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगा सकती है। ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी बताकर बीजेपी पर परेशान करने का आरोप लगा सकती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक एजेंसियों को टारगेट करने का नैरेटिव सेट कर सकती है। टीएमसी की तरफ से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट पे उन्होंने बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। लिखा है कि ईडी विरोधियों के लिए और इलेक्शन कमीशन वोटरों के लिए। दूसरी तरफ उन्होंने लिखा है कि बंगाल में M3 मां, माटी और मानुष, मतलब साफ है कि अब यह लड़ाई बंगाली अस्मिता की पिच पर जाती हुई नजर आ रही है। अरेस्ट करो যদি ওরা এই অসভ্যতাই করছে, আমরা ভদ্রভাবে প্রোটেস্ট করছি। ওরা যদি 1 ঘন্টা আটকায়, আমরা একদিনও রাজি আছি, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। আমরা মমতা ব্যানার্জির সৈনিক, মমতা ব্যানার্জি যা করে দেখিয়েছে আমরা তাই করতে চাই না। এটা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে সব সময় নিজের স্বার্থ, নিজের পরিবারের স্বার্থ ছাড়া আর যেখানে নিজে ফেঁসে যাওয়ার ভয় রয়েছে সেখানে এগিয়ে এসে তদন্ত ভণ্ডুল করে দোষীকে আড়াল করার চেষ্টা করা ছাড়া অন্য কাজ করেন না। এটা গত 15 বছরে বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে। बंगाल में ईडी के एक्शन की टाइमिंग बड़े सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं जब विपक्षी पार्टियों के शासन वाले राज्यों में चुनाव के वक्त ईडी ने इस तरह की कोई कार्रवाई की है। ऐसे ही कुछ मामलों की फाइल अब हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव की घोषणा के 6 दिन बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव से 1 महीने पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने समन भेजा। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापेमारी की। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले ईडी ने तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के ठिकानों पर रेड मारी। तेलंगाना में 2023 के विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली बुलाकर पूछताछ की। इसके अलावा भी ईडी के एक्शन पर सवाल उठाने वाले तमाम उदाहरण हैं। एक और डेटा आपके सामने रखते हैं। 2014 के बाद से भ्रष्टाचार के मामले में ईडी जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेता
बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके बाद 25 में से 3 के खिलाफ केस बंद हो गए हैं। 20 के खिलाफ चल रही जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां बीजेपी और केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही हैं। यहाँ ईडी के कन्विक्शन रेट यानी मामलों में दोष सिद्ध करने का प्रतिशत क्या है वो भी देख लीजिए। 2015 से लेकर 2025 तक 10 सालों में ईडी ने नेताओं के खिलाफ 193 केस दर्ज किए हैं। सिर्फ 2 के खिलाफ दोष सिद्ध हुए हैं। इसका प्रतिशत सिर्फ 1.03% है। ईडी के काम करने का यही रवैया देखकर हर बार जब भी रेड होती है तो विपक्षी पार्टियां बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। बंद करो, बंद करो। बीजेपी हर रहे है बंगाल में और इसीलिए जो भी मन में आ रहा है वो चलो ऐसा चलो ऐसा चलो। 7 साल के बाद इलेक्शन के एक महीना पहले उन लोग सडनली उन लोग जाग उठे और आईपैक क्या कोई कोयला का ऑफिस है? आप हमारे कागज दस्तावेज क्यों चुराना चाहते हैं? आप गलत रूप से आरोप क्यों लगा रहे हैं? अब समझ नहीं आ रहा तो क्या करें? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक न्यूज फ्लैश ANI पे देखते हैं ना कि ईडी की रेड, बस 3 शब्द ही सुन देख लें, हमें समझ में आ जाता है कि किसी गैर भाजपा राज्य में ईडी पहुंच गई। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। ये डेटा चोरी कोशिश का हम लोग अपोज कर रहा है। हम किसी इन्वेस्टिगेशन का खिलाफ नहीं है। अगर जरूरी था तो इतने दिन तक क्यों नहीं हुआ? इलेक्शन डिपार्टमेंट बनने के अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास आज की तारीख में कोई काम नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी विश्वसनीयता, उनकी साख पूरी तरह से वैसे भी खत्म हो चुकी है। हमारी दूसरी खबर के केंद्र में उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है। उत्तर प्रदेश से 2 ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहा है। पहली खबर मेरठ के सरधना की है, जहां दबंगों ने एक दलित महिला पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बेखौफ दबंगों ने महिला की बेटी का अपहरण कर लिया। पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये कानपुर की है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। इसमें 2 लोगों पर गैंगरेप का आरोप है, जिसमें से एक यूपी पुलिस का जवान है। पहले आपको उस दलित परिवार का दर्द दिखाते हैं जो पुलिस के सामने न्याय के लिए गिड़गिड़ा रहा है। कह रहा है कि हमारी बेटी, हमारी बहन को दबंगों से छुड़ा लाओ। जिंदगी होनी चाहिए, नहीं इसके बदले में मौत की बोतल है, मौत। मेरठ के सरदना के कपसाड़ गांव में लोगों का ये गुस्सा ऊंची जाति के उन दबंगों के खिलाफ है जिन्होंने सरेआम एक दलित महिला की जान ले ली, उसकी बेटी रूबी का अपहरण किया। परिवार की आंखों में आंसू है। दलित परिवार कह रहा है कि आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए। पुलिस कार्रवाई करे, न्याय दिलाए, आरोपियों का एनकाउंटर हो, उनके घरों को बुलडोजर से जमींदोज किया जाए और जब तक न्याय नहीं मिलेगा मृतक महिला का अंतिम संस्कार नहीं होगा। सुबह हमें 5 बजे आकर कह दिया था कि इनका अंतिम संस्कार कर दो। हमने कह दी कि हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इतना हमारी बहन नहीं मिलेगी और वे नहीं मिलेंगे जो अपराधी हैं। आरोप है कि राजपूत समाज के सुनील और पारस ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब महिला और उसकी बेटी रूबी खेत में जा रहे थे। दोनों रूबी का अपहरण करने आए थे। जब मां सुनीता ने विरोध किया तो दबंगों ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया और 20 साल की रूबी का अपहरण करके फरार हो गए। सिस्टर का अपहरण हुआ है, मेरी माँ की मौके पर ही मौत कर दी गई है, मर्डर हो गया है जी। पुलिस प्रशासन कल से एक ही जवाब दे रहा है, ढूंढ रहे हैं, पता कुछ चल नहीं पा रहा। जैसे वो उठता हो ना पकड़ो दोषी को, कैडी से कैडी सजा दी जा। योगी जी मोदी जी से प्रार्थना है हमें इंसाफ दिवा दे जैसे भी हो, और सबके घर पर बुलडोजर चला दो, इनके पे बुलडोजर चला दो। महिला को किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन महिला की मौत ने लोगों को गुस्से से भर दिया। जिस एम्बुलेंस में मृतक महिला का शव रखा था उसमें तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। प्रशासन करेगा, जो भी प्रशासन करेगा। बताओ, कल से प्रशासन ने अब तक कुछ नहीं करा, अब तक अपराधी को नहीं लाए, लड़की को नहीं लाए, तो बताओ क्या प्रशासन कर रहा? गांव को घेर कर बैठ रखा बस। वारदात को 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इस मामले में पुलिस ना तो दोनों आरोपियों तक पहुंच पाई है और न रूबी को बरामद कर पाई है।
पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। इस वक्त हम मेरठ के उसी कपसाड़ गांव में मौजूद हैं जहां पर मां पर जानलेवा हमला किया गया और उसके बाद बेटी का अपहरण कर लिया गया। ना कुछ पकड़ रहे ना कुछ कर रहे, ना लड़के को ढूंढ रहे ना लड़के को ढूंढ रहे किसी को। जी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। हमारी सबकी गांव समाज की बहन बेटी है, 24 घंटे हो चुके हैं उसको अगवा करे हुए। मेरठ के सरदना में दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा दिए। सवाल है कि 24 घंटे बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पुलिस अब तक रूबी का पता क्यों नहीं लगा पाई? हालांकि पुलिस कह रही है कि 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। पुलिस का दावा है कि दोनों महिला और लड़की के परिचित थे। लड़की को सकुशल बरामद करने और आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाई गई। करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें लगी हैं जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी में और युवती की बरामदगी के लिए। और इसमें परिवारजनों की कुछ बात है जो हमसे हो रही है, तो जो भी आते हैं उन्हीं के आधार पे आगे कार्रवाई की जा रही है। दलित परिवार पुलिस के सामने हाथ जोड़े खड़ा है कि बेटी को सकुशल लौटा दो, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। सवाल है कि हर रोज एनकाउंटर करने वाली यूपी पुलिस की गोली इन दबंगों के पैर में अब तक क्यों नहीं लगी? आज इस मामले में सरधना से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने अतुल प्रधान को रोक लिया। उन्हें रोकने के बाद उनके बीच और पुलिस के बीच काफी देर तक बहस चलती रही, जिसके बाद अतुल प्रधान बीच रास्ते पर ही बैठ गए। समाजवादी पार्टी अपराध की इस घटना के बहाने योगी सरकार को घेर रही है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा है कि मेरठ में मां की हत्या और बेटी को उठाकर ले जाने का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। बीजेपी सरकार अपराधियों को संरक्षण देते देते आज जिस स्तर पर पहुंच गई है वहां से वापस नहीं लौट सकती, क्योंकि अपराधी उनके राज खोल देंगे। बीजेपी पूरी तरह नाकाम सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के राज में दलितों पर जो घटनाएं हो रही हैं रोक नहीं रही, उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिसने भी ये क्राइम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसे सजा भी मिलेगी और ठीक से सजा मिलेगी और ठोक कर जेल जाएगा। सरकार के पास पुलिस और प्रशासन है। हम सब लोग उनसे मांग करते हैं कि जिन लोगों ने जघन्य अपराध किया है वो जल्द से जल्द उनके ऊपर जो सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करनी चाहिए। अब मेरठ की घटना तो जंगल राज की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही संभव है कि लड़की का अपहरण हो और उसकी मां की हत्या कर दी जाए। जो लोग भी इसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने भी संरक्षण देने का काम किया है, उन सबके विरुद्ध बहुत ठोस और मुकम्मल कार्रवाई हो। हमारी तीसरी खबर दिल्ली से है, जहां आप और बीजेपी के बीच चल रहे वीडियो विवाद में पंजाब पुलिस ने आज बड़ा कदम उठाया है। पंजाब में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पंजाब पुलिस ने वीडियो को एडिटेड और फेक बताते हुए कहा है कि फॉरेंसिक जांच में पता चला है कि वीडियो में कहीं भी गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी ये नहीं बोला गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद कपिल मिश्रा की मुश्किल बढ़ सकती है। इस बीच आज दिल्ली में इसी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एक वीडियो मत चलाओ, मत चलाओ, मत चलाओ, बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली विधानसभा के अंदर बात तो मुद्दों की होनी थी, दिल्ली की जनता की होनी थी, लेकिन बीजेपी ने आतिशी के एक बयान को ही मुद्दा बना दिया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आतिशी के बयान का एक वीडियो जारी किया। आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने गुरु तेग बहादुर जी का अपमान किया, उनके लिए अपशब्द कहे। नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लिना ने एक बहुत बड़ा पाप किया, गुरुओं का अपमान किया और एक पेशेवर अपराधी की तरह वो अपराध करके फरार हैं, भाग चुकी हैं। सदन के अंदर आने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। दिल्ली की ठंड के बीच कपिल मिश्रा के इस बयान ने गर्मी और बढ़ा दी, जिसके बाद आज आम आदमी पार्टी भी दो हाथ करने उतर आई। विधानसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के पास आप विधायकों ने प्रदर्शन किया। देखिए, फर्जी वीडियो चलाते रहे ये लोग, पहली बार तो नहीं चला रहे, लेकिन इस फर्जी वीडियो में गुरु अपने तुच्छी राजनीति के लिए गुरु का नाम ले लेना, ये तो कुकृत्य है और ऐसे लोगों पे ऐसी कार्रवाई हो ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी गलती ना करे। आप विधायकों के आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है। आपने आरोप लगाए हैं कि आतिशी के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी सदन में मुख्य मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती है।
हमसे तो गलती में शब्द निकला, आप लोगों ने तो होशो हवास में दिल्ली की जनता को कितने ही मौकों पे गलत बयानी करी। अनशन से लेकर के शीश महल तक का सफर तय किया, गलती से नहीं किया, जानबूझ के षड्यंत्र के माध्यम से किया। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया तो बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर मोर्चा खोला। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर आतिशी शर्म करो और माफी मांगो के नारे लगाए। जिस तरह विपक्ष की नेता, आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने जो बयान गुरुओं के अपमानजनक टिप्पणियां की, वो बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। इस मामले को लेकर मंत्री प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा और अभय वर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात भी की। रेखा सरकार के मंत्रियों की मांग है कि आतिशी की सदस्यता रद्द कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। वैसे चाहे संसद हो या विधानसभा, हमारे माननीयों की आदत हंगामा करने की हो गई है। जनता के मुद्दों से जैसे उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।